आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि JF-17 थंडर ने एक डॉग फाइट के दौरान, जो कि एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज में आयोजित करी गई थी, राफेल फाइटर जेट को 6 बार मार गिराया। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों आखिरकार राफेल को लगातार नीचा दिखाने जाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दरअसल मामला है एक एरियल एक्सरसाइज का जिसका नाम है एंटोलियन ईगल, जो कि एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी जो कि जून 2021 में आयोजित करी गई थी। और ये एक्सरसाइज तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान और कतर के बीच में आयोजित करी गई थी और ये तुर्की एयरफोर्स बेस से शुरू हुई थी। और इसमें जो F-16 है तुर्की के, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 2 पार्टिसिपेट कर रहे थे। कतर के राफेल फाइटर जेट और अजरबैजान के MiG-29 और Su-25 फ्रॉकफुट जैसे जो एयरक्राफ्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। और गौर करने वाली बात एक ये है कि इसमें नेटो का E-3A, जो कि एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा था इस एनुअल एक्सरसाइज में। तो रिपोर्ट में ये दावा किया जाता है कि इस एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के JF-17 थंडर को भी शामिल किया गया था, ताकि वो अपनी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको प्रदर्शित कर सके। और दावा तो ये किया जाता है कि इसमें जो JF-17 थंडर है और राफेल की एक सिमुलेटेड डॉग फाइट भी आयोजित करी गई थी। और गौर करने वाली बात एक ये है कि इसके बाद जो रिपोर्ट सामने निकल के आती है, जो कि अनकन्फर्म्ड सोर्सेस के द्वारा है, उसमें यह दावा किया जाता है कि जो किल रेशियो था JF-17 थंडर का कतर के राफेल फाइटर जेट के अगेंस्ट, वो 6:2 का था। यानी 6 बार JF-17 थंडर ने राफेल फाइटर जेट को निशाना बनाया और 2 बार राफेल फाइटर जेट ने JF-17 थंडर को निशाना बनाया। हालांकि इसके अलावा कोई भी एडिशनल डिटेल इस पूरे एक्सरसाइज को लेकर के शामिल नहीं करी गई है और सोर्सेज भी इसके उतने पुख्ता नहीं हैं जहां पर हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकें। हालांकि एक्सपर्ट्स जो कि अलग अलग देश के हैं वो इसको अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो उनका ये कहना है कि कोई भी एयरक्राफ्ट इनविंसिबल नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें JF-17 थंडर की और राफेल की, तो JF-17 थंडर के पास उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज नहीं है जितना राफेल के पास है। यही सारी चीज़ें संदेह भी उत्पन्न करती हैं, क्योंकि राफेल के पायलट खुद इस चीज़ को मानते हैं कि ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जब बात आती है बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट की, तो JF-17 थंडर इसके सामने टिक नहीं सकता। क्योंकि राफेल पायलट्स ये मानते हैं कि जब बात आती है BVR कॉम्बैट की, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट की, तो राफेल का जो सुपीरियर एवियोनिक्स है और वेपन सिस्टम है, ये JF-17 थंडर को कोई चांस नहीं देगा। लेकिन जब बात विजुअल डॉग फाइट्स की आती है तो कोई भी पायलट यहाँ पर एक किल क्लेम कर सकता है। लेकिन ये किल इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे पास एडिशनल डेटा नहीं है जो कि इस चीज़ को साबित कर सके। ना ही कोई सिस्टम रिकॉर्डिंग ऐसे सामने आई है जहां पर ये चीज़ साबित हो सके। और इसलिए राफेल पायलट्स ये मानते हैं कि ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है, ताकि पाकिस्तानी जो JF-17 थंडर है इनको सुपीरियर दिखाया जा सके। और राफेल पायलट्स ने ये भी क्लेम किया है कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना को ध्यान में रख करके हो सकता है कि ये स्टोरी फैब्रिकेट की गई हो, जहाँ पर JF-17 थंडर को ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश की गई हो। हालांकि JF-17 थंडर की बात करें तो इसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के द्वारा असेंबल किया जाता है, जबकि इसका निर्माण चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है, जो कि रशियन इंजन के साथ हमें देखने को मिलता है। अगर हम JF-17 थंडर के प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बात करें तो अपने इंडक्शन के बाद से लगातार ये अलग अलग ट्रबल से जूझ रहा है। अपने इंडक्शन के बाद से तकरीबन 4 से ज़्यादा जो JF-17 थंडर्स हैं, ये अलग अलग एक्सीडेंट्स में क्रैश हो चुके हैं, जो कि टेक्निकल मेलफंक्शन की वजह से हुआ था। वहीं कई बार इसकी फ्लीट को ग्राउंडेड भी किया जा चुका है, क्योंकि इसके गाइड वेन्स, एग्जॉस्ट नोजल और फ्लेम स्टेबलाइजर्स में जो क्रैक्स हैं वो नोटिस किए गए हैं। और म्यांमार का केस तो आपको पता ही होगा, जहां पर म्यांमार ने पाकिस्तान से बड़ी संख्या में जो JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट है वो खरीदे हैं और उनको भी ये फ्लीट ग्राउंडेड करनी पड़ी है, क्योंकि टेक्निकल मेलफंक्शंस की वजह से ये एयरक्राफ्ट लगातार दिक्कत पैदा कर रहे थे। और बाकायदा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की एक जो टीम है टेक्नीशियंस की, ये म्यांमार पहुंची थी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने, लेकिन उनसे भी ये जो प्रॉब्लम है वो फिक्स नहीं हो पाई है। और अब चीन की तरफ म्यांमार नजर करके बैठा हुआ है कि चीन से अगर कोई सपोर्ट मिला तो ठीक है, वरना ये जो डिफेक्टेड एयरक्राफ्ट है ना चाहते हुए भी म्यांमार को उन्हें ग्राउंडेड करना पड़ेगा। और अगर हम एक इंडिपेंडेंट म्यांमार बेस्ड मीडिया आउटलेट की बात करें जिसका नाम है नरिंजारा न्यूज़, तो उन्होंने ये दावा किया है कि जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी गई हैं उसमें स्ट्रक्चरल क्रैक सबसे महत्वपूर्ण है और एयरफ्रेम डैमेज भी नोटिस किया गया है।
और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट का जो वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर है वो भी काफ़ी ट्रबल से भरा हुआ है और इसका जो चाइनीज़ रेडार है वो भी काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस को प्रदर्शित कर रहा है। और भी कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और मेलफंक्शंस हैं जो नोटिस किए गए हैं, लेकिन JF-17 थंडर की इन प्रॉब्लम्स को पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट वहां पर पहुंचे थे उनके द्वारा रेक्टिफाई नहीं किया जा सका। और इस समय म्यांमार के पास इकलौती उम्मीद बची है और वो है चीन के सपोर्ट की। अगर उनसे भी ना हो पाया तो ये एयरक्राफ्ट उनको ग्राउंडेड करने पड़ेंगे। खैर, अगर हम बात करें JF-17 थंडर की तो इसे एक्सपर्ट F-16 का सक्सेसर भी नहीं मानते जिसको पाकिस्तान दावा करता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि थर्ड जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का कोई भी कंपटीशन राफेल या F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट से नहीं किया जा सकता, जो कि क्वालिफाइड 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। अगर हम इंडियन राफेल फाइटर जेट्स की बात करें तो भारतीय वायुसेना की राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को एडिशनल मॉडिफिकेशन से गुजारा गया है, जिसको हम इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के नाम से जानते हैं। और इससे इनकी जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इनमें जो मॉडिफिकेशन किया गया है प्रमुख वो इंजन में भी किया गया है, जैसे कि इसके इंजन को 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पे भी स्टार्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें जो एडवांस वेपन सिस्टम है वो भी इंटीग्रेट किए गए हैं, जैसे कि राफेल फाइटर जेट को मीका एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप किया गया है। और इसके अलावा इसमें मीटियोर जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो एयर टू एयर मिसाइल है वो भी हमें देखने को मिलती है। वहीं इसमें एक टोड डिकॉय सिस्टम भी शामिल किया गया है, जो कि इनकमिंग मिसाइल के अटैक को पूरी तरीके से निस्तेज कर सकता है। और इसमें 10 घंटे की जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग है वो भी उपलब्ध होती है। गौर करने वाली बात एक है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट 14 हार्ड पॉइंट्स के साथ में आते हैं, जहां पर ये 9 टन से ज़्यादा के जो पेलोड है उनको कैरी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हमें जो हैमर जैसे प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन है और स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइल है वो भी देखने को मिलती है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि भारत इसमें आने वाले भविष्य में अपनी अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 के अलावा जो रुद्रम सीरीज की एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं उनको भी इंटीग्रेट करने वाला है। अगर हम मीटियोर मिसाइल की बात करें तो ये राफेल को ये एबिलिटी प्रदान करती है कि राफेल 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक कोई भी एनिमी टारगेट जो है एयरक्राफ्ट है उनको टारगेट कर सकता है। और इसका जो नो एस्केप जोन है वो 60 किलोमीटर से ज़्यादा का है। तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ ये साबित करती हैं कि JF-17 थंडर के लिए राफेल को हरा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।